हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 37 रहेगा और आज का लेक्चर हमारा सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड है। आज का हमारे यहाँ पे 6 लेक्चर रहेगा। इससे पहले जो हमारे यहाँ पे लेक्चर्स हुए उसके अंदर हमने जो हमारा सबसे फर्स्ट यहाँ पे लेक्चर था सेल सिग्नलिंग से रिगार्डिंग, उसके अंदर हमने सेल सिग्नलिंग के यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे ऑटोक्राइन वगैरह या फिर हमारे जो पैराक्राइन, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एंडोक्राइन जो हमारे यहाँ पे टाइप्स रहते थे, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे पाथवे होते थे, उसका जो एक जनरल यहाँ पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे रहता था वो सब भी हमने यहाँ पे जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे 4 लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने जीपीसीआर के बारे में यहाँ पे हमने कंप्लीट यहाँ पे हमने स्टडी किया, जिससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहते हैं, किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो जी प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे जो हमारा जी प्रोटीन होता है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन के थ्रू हमारे यहाँ पे या तो डायरेक्टली जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो आयन चैनल्स होते हैं उनको हमारे यहाँ पे रेगुलेट कर सकता है, या फिर जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं सेकेंडरी मैसेज का इसकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेज है ये किस तरीके से हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज रहते हैं उनको हमारे यहाँ पे रेगुलेट करता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे CAMP हमने यहाँ पे स्टडी किया था। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन जो हमारे यहाँ पे होते थे वो सब हमने यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे उनके अंदर हमने यहाँ पे कंप्लीट इसको डिस्कस किया हुआ है। और उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर है वो भी हमारा वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर से हम जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे और पाथवे रहते हैं, देखो जो हमारे मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो हमारे जीपीसीआर के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, क्योंकि जीपीसीआर हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे टॉपिक रहता है। उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे डिफरेंट और भी हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होते हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। और जो हमारे यहाँ पे आज का लेक्चर होगा उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे स्मैट जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सेरिन काइनेज जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है उसको हम यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी के भी जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होंगे उनको भी वहाँ पे हम एक एक करके वहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारे यहाँ पे लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन सीरिन काइनेज जो हमारे यहाँ पे पाथवे रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे स्मैट जो पाथवे रहता है सिग्नलिंग पाथवे, उसको हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करके चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे स्मैट पाथवे है या फिर जो इसी को हम यहाँ पे रिसेप्टर सीरिन काइनेज पाथवे में यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि रिसेप्टर सीरिन काइनेज, ये हम यहाँ पे इसको पर्टिकुलर नाम हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं या फिर इसका हमारे यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो receptor serine threonine kinase are often referred to as the TGF beta receptor family because they are the primary receptor for the transforming growth factor beta। TGF beta का हमारे यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सुपर फैमिली ऑफ लिगेंड। देखो जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर सीरिन थ्रियोनिन काइनेज जो हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो हमारे ये बड़े जो रिसेप्टर होंगे उन्हीं को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, TGF बीटा रिसेप्टर फैमिली भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर सीरिन थ्रियोनिन काइनेज जो हमारे यहाँ पे होंगे वे हमारे क्या करेंगे, उनके लिए जो हमारे यहाँ पे लिगेंड होगा ना वो हमारा क्या होता है यहाँ पे TGF बीटा सुपर फैमिली के हमारे यहाँ पे लिगेंड्स होंगे। जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो हमारे आते हैं ना, ये हमारी एक पूरी सुपर फैमिली है और इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग हमारे यहाँ पे लिगेंड होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे BMP हो सकता है, एक्टिविटीन हो सकता है, और उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे डिफरेंट और भी हमारे यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं। तो वो सब हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएंगे, TGF बीटा सुपर फैमिली के अंदर। और जो हमारे ये TGF बीटा जो सुपर फैमिली है उसके जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे लिगेंड्स होंगे वे हमारे किसके साथ यहाँ पे बाइंड होंगे, जो हमारे यहाँ पे TGF रिसेप्टर फैमिली के जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। और ये जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं ना वे हमारे किस टाइप के होते हैं, रिसेप्टर सेरिन थ्रियोनिन काइनेज टाइप के। ठीक है, जो ये रिसेप्टर्स होंगे ना वे हमारे किस टाइप के होंगे, रिसेप्टर सेरिन थ्रियोनिन काइनेज। दिस फैमिली ऑफ लिगेंड इंक्लूड TGF betas, bone morphogenetic proteins, BMPs, activins and other which play critical role in regulation various cellular processes such as growth, differentiation, apoptosis and homeostasis। Receptor serine kinase are called serine kinase because they specifically phosphorylate the amino acid serine residue in their substrate protein। अब ये जो हम यहाँ पे इनको बोल रहे हैं ना कि हम यहाँ पे जो हमारे रिसेप्टर सीरिन काइनेज है, तो इनको यहाँ पे रिसेप्टर सीरिन काइनेज ही हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होंगे ना वे हमारे क्या होंगे, वे हमारे काइनेज की तरह काम करेंगे। और काइनेज का मतलब क्या होता है कि ये हमारे फोस्फोराइलेशन यहाँ पे करेंगे। और फोस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो हमारा फॉस्फेट यहाँ पे ग्रुप होगा उसको यहाँ पे जो भी अपना यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल होगा उसके साथ अटैच कर देंगे। अब इनको हम यहाँ पे क्योंकि रिसेप्टर सीरिन काइनेज हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये जो हमारे रिसेप्टर होंगे ना ये हमारे फॉस्फोराइलेशन तो करेंगे, लेकिन किसकी करेंगे, जो हमारा यहाँ पे सीरिन अमीनो एसिड होगा। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर सीरिन काइनेज।
ठीक है। इन्हीं को यहाँ पे हम रिसेप्टर थ्रेओनिन काइनेज भी यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि कई केसेस के अंदर, मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे यहाँ पे सीरिन रहेगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे थ्रेओनिन पे भी हमें यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो रिसेप्टर serine kinase are called the serine kinase because they specifically phosphorylate the amino acid serine residue in their substrate protein. This receptor phosphorylate and activate one conserved class of transcription factor, the SMAD, that regulate cell growth and differentiation pathway. अब ये जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होंगे ना, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारी फॉस्फोराइलेशन करेंगे सीरिन, जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होगा। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन जो हमारे यहाँ पे करेंगे, रिसेप्टर जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो एक्टिवेशन यहाँ पे करेंगे, वो किसके यहाँ पे करते हैं? एक हमारे यहाँ पे कंजर्व्ड क्लास होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्मैड। और ये जो हमारे यहाँ पे स्मैड होगा, जिसकी हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे वो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे करेंगे, तो ये जो हमारे यहाँ पे स्मैड होते हैं ना, इनके लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे रेगुलेट करेंगे किसको? डिफरेंट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन पाथवे को। When inactivated, SMAD are located in the cytosol, but when activated, they move into the nucleus to regulate the transcription. अब ये जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हमारे यहाँ पे होते हैं, स्मैड जो होंगे, जब ये हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे, तो उस टाइम पे तो क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे स्मैड होते हैं, वे हमारे साइटोसोल के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट ये कब होंगे? जब हमारे यहाँ पे रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा, और लिगेंड बाइंडिंग के बाद जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा, वो स्मैड को यहाँ पे क्या कर देगा? फॉस्फोरेट यहाँ पे कर देगा। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे फॉस्फोरेट करेगा, तो ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। स्मैड यहाँ पे एक्टिवेट होने से क्या होगा कि वे जो हमारे यहाँ पे पहले साइटोसोल के अंदर थे, वे हमारे कहाँ पे मूव कर जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में जाके वो वहाँ पे क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन को वहाँ पे रेगुलेट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट इसका एक ओवरव्यू हो जाता है, हमारे यहाँ पे जो पाथवे होता है। ठीक है। इसी को यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? वेल सिंथेसाइज, जो हमारे यहाँ पे, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे टीजीएफ बीटा रिसेप्टर जो हमारे यहाँ पे होते हैं, उनको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से हम यहाँ पे स्टार्ट करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे टीजीएफ बीटा है, जो कि हमारे यहाँ पे लिगेंड का एक काम करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे उनके साथ जाके बाइंड करेंगे, तो वे हमारे किस तरीके से यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, वो यहाँ पे बेसिक से इसको बिल्कुल यहाँ पे उठा के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? When synthesized, TGF beta has a long N-terminal prodomain that cleave off in the Golgi complexes. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब हमारे जो TGF बीटा है वो हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनके पास यहाँ पे एक एन टर्मिनल प्रोडोमेन यहाँ पे इनके साथ प्रेजेंट होगा। ठीक है। और जो कि हमारे यहाँ पे क्लीव ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो हमारे यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा किसके अंदर? जो हमारे यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस होंगे। The monomeric form of the TGF beta contain 3 conserved intramolecular disulfide linkage. अब जो हमारे यहाँ पे टीजीएफ बीटा जो हमारे यहाँ पे होगा, उसके पास क्या होगा कि जो इसका मोनोमेरिक जो इसकी फॉर्म होगी, जो हमारा टीजीएफ बीटा है, इसका हमारे यहाँ पे जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे इसकी मोनोमेरिक फॉर्म होगी, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे कंजर्व्ड 3 इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड लिंकेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि इसी के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे 2 अमीनो एसिड होंगे, उनके बीच में हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड हमारे यहाँ पे बॉन्ड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? जो हमारा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसी के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे यहाँ पे अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर हमारे यहाँ पे एक और मोनोमेरिक फॉर्म ये वाली हो जाती है, और इनके बीच में हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता, तो वो हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पे इंटरमोलिकुलर। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड लिंकेज है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे मोनोमेरिक फॉर्म है, उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे 3 अलग-अलग हमारे यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड लिंकेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि हमारी कैसी होती है? कंजर्व्ड नेचर की होगी। ठीक है। Each monomer also possesses an additional cysteine in the center that link TGF monomer into the functional homodimer or heterodimer, which are formed in the endoplasmic reticulum. अब देखो, जो हमारे यहाँ पे मोनोमेरिक फॉर्म थी, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड लिंकेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि हर एक मोनोमर के पास एक यहाँ पे एडिशनल सिस्टीन भी यहाँ पे होगा सेंटर के अंदर। ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे सिस्टीन होगा ना, ये क्या करेगा? जो हमारे यहाँ पे मोनोमेरिक फॉर्म है, उसको हमारे यहाँ पे दूसरी मोनोमेरिक फॉर्म के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा, और उससे यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे या तो होमोडाइमर की या फिर हमारे यहाँ पे हेटेरोडाइमर की फॉर्मेशन होगी। जो यहाँ पे हमारा मोनोमर था, मोनोमर के अंदर हमारे यहाँ पे एडिशनल सिस्टीन है सेंटर के अंदर, वो क्या करेगा? वो हमारे यहाँ पे 2 मोनोमेरिक फॉर्म को यहाँ पे हमारे एक दूसरे के साथ बाउंड करेगा, और बाउंड करके वहाँ पे क्या करेगा? एक होमोडाइमर या फिर हेटेरोडाइमर की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। और ये सब हमारा कहाँ पे होगा? जो हमारे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है। जो हमारे यहाँ पे होमोडाइमर या फिर हेटेरोडाइमर की जो फॉर्मेशन होगी, वो कहाँ पे होती है? ईआर के अंदर। ठीक है। The prodomain remain non-covalently attached to the TGF beta growth factor domain as the protein is secreted and prevent TGF beta binding to its cell surface receptor. देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे ईआर था, ईआर के अंदर हमारे यहाँ पे होमोडाइमर या फिर हेटेरोडाइमर की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे टीजीएफ बीटा है, हमें यहाँ पे इनिशियली हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे टीजीएफ बीटा के पास जो एन टर्मिनल प्रोडोमेन था,
ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, वो हमारे यहाँ पे सेपरेट तो हो चुका था, लेकिन अभी भी वो क्या है, वो जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा है ना, उसके साथ अभी भी वो हमारे यहाँ पे नॉन कोवलेंटली अटैच है, उसके साथ साथ चल रहा है, उसके साथ बाउंड नहीं है यहाँ पे, यूं नहीं है कि उनके बीच में हमारे यहाँ पे कोई लिंकेज है, लेकिन वो अभी भी हमारे यहाँ पे क्या है कि वो हमारा जो प्रोडोमेन है, वो अभी भी जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा ग्रोथ फैक्टर है, जो उसका यहाँ पे जो फंक्शनल डोमेन होगा, उसके साथ क्या है, नॉन कोवलेंटली अभी भी हमारा वहाँ पे वो अटैच है। और जो ये प्रोडोमेन, जो हमारे यहाँ पे प्रोडोमेन हो गया ना, ये जो हमारे यहाँ पे प्रोडोमेन, जो हमारे यहाँ पे TGF ग्रोथ फैक्टर डोमेन के साथ जो हमारे यहाँ पे नॉन कोवलेंटली अटैच है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा है ना, उसकी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग यहाँ पे नहीं होने दे रहा। जो हमारे यहाँ पे सेल सरफेस रिसेप्टर होगा, जिसके साथ हमारे यहाँ पे जो TGF बीटा है उसको जाके यहाँ पे बाइंड करना है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेताल इसके साथ यहाँ पे बैठा हुआ है प्रोडोमेन, और वो क्या है, वो इसको यहाँ पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करने दे रहा। क्लियर है? This latent prohormone TGF beta complex is stored near the secreting cell via attachment to the specific component of the extracellular matrix. ये जो हमारे यहाँ पे प्रो हार्मोन है, या फिर जो हमारे यहाँ पे प्रोडोमेन, जो यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर डोमेन के साथ जो हमारे यहाँ पे अटैच है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ फैक्टर जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है उसके साथ ये बाइंड नहीं कर पा रहा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टोर होगा कहाँ पे, नियर द secreting cell via attachment to the specific component of the extracellular matrix. Different methods like protease digestion release the active TGF beta from the extracellular matrix and leads to the quick activation of the cell signal. जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग मेथड होंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे प्रो हार्मोन है, जो हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेटेड, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा है, उसको क्या करेंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। और वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे हमारा प्रोटीज डाइजेशन हो सकता है, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा, जो हमारे यहाँ पे प्रो हार्मोन था, वो जो हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे यहाँ पे जो स्टोर था, वो वहां से क्या हो जाएगा, वो वहां से हमारा रिलीज हो जाता है। और जो इसका यहाँ पे प्रोडोमेन भी होगा, वो भी हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे हमारा यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल। और सेपरेट होने के बाद जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा होगा, वो हमारा अपने रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड कर सकता है। एक तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे प्रोटेज डाइजेशन होगा, जिसके थ्रू जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और अपने रिसेप्टर के साथ वो जाके बाइंड कर सकता है। दूसरा हमारे यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है, द सेकंड मेथड ऑफ TGF एक्टिवेशन इंक्लूड द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोडोमेन ऑफ द TGF बीटा 1 एंड TGF बीटा 3 that contain it 3 amino acid motif RGD। R हमारे यहाँ पे किसके लिए हो गया, अर्जिनिन। G हमारे यहाँ पे किसके लिए हो गया, ग्लाइसिन। और D हमारे यहाँ पे किसके लिए हो गया, एस्पार्टिक एसिड के लिए। देखो जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा 1 और TGF बीटा 3 होते हैं, उनके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि उनके अंदर यहाँ पे हमारा एक RGF डोमेन होगा, RGD। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पे RGD डोमेन होगा ना, इसको हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कौन, जो हमारे यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन फैक्टर होंगे। TGF beta activation include the recognition of the prodomain of the TGF beta 1 and TGF beta 3। जो हमारे यहाँ पे TGF beta 1 और TGF beta 3 है, ठीक है, इनके जो प्रोडोमेन होगा ना यहाँ पे, उन प्रोडोमेन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा RGD होगा, ये हमारा एक सीक्वेंस होगा। इंटीग्रीन बाइंड टू द RGD मोटिव इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा इंटीग्रीन होगा। इंटीग्रीन क्या करेगा, इस डोमेन के साथ, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा 1 और TGF बीटा 3 का जो हमारे यहाँ पे प्रोडोमेन था, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे RGD डोमेन है, उसके साथ क्या करेगा, इंटीग्रीन हमारा जाके वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। द बाइंडिंग ऑफ एदर ऑफ द टू इंटीग्रीन, जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रीन की हम बात करें ना, वो हमारे कौन कौन से यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं, अल्फा वी बीटा 6 या फिर अल्फा वी बीटा 8। ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रीन होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे RGD के साथ हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो सकते हैं। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे बाइंड होंगे, तो उससे यहाँ पे क्या होगा, मोटिव इन द TGF बीटा प्रोडोमेन इज फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीग्रीन एक्सप्रेसिंग सेल। जिससे हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रीन, जो भी हमारे यहाँ पे सेल एक्सप्रेस कर रहा होगा इंटीग्रीन को, वो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, दिस कॉन्ट्रैक्शन फिजिकली पुल्स द प्रोडोमेन अवे फ्रॉम द लेटेंट TGF बीटा एंड एक्टिवेट इट टू इनिशिएट सिग्नलिंग। और जैसे हमारे यहाँ पे जो एक्सप्रेसिंग सेल होगा, उसकी हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे प्रोडोमेन था, वो हमारे यहाँ पे खिंच जाएगा। और खिंचने की वजह से क्या होगा, पुल ऑफ होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे लेटेंट TGF बीटा होगा, ये क्या, ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद ये हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग को इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो TGF बीटा है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा, और एक तरीके से वो हमारे यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा अपना जो भी यहाँ पे रिसेप्टर होगा उसके साथ बाइंड होने के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे एक्चुअल में यहाँ पे हमारा रहता है। जो हमारा TGF बीटा है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होके अब यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के लिए बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा, वो सब हम यहाँ पे देख के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, द मोस्ट अबंडेंट टाइप 3 TGF beta receptor R3 receptor 3 also called the beta glycan it is cell surface proteoglycan। देखो हमारे यहाँ पे जो सबसे अबंडेंट, जो हमारे यहाँ पे टाइप 3, जो हमारे यहाँ पे TGF रिसेप्टर जो हमारे यहाँ पे होता है, वो हमारा कौन सा होगा, R3 होगा। ठीक है, टाइप 3 यानी कि R3 रिसेप्टर।
तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इसी को हम यहाँ पे बीटा ग्लाइकन भी आप बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक सेल सर्फेस प्रोटियोग्लाइकन होगा। R3 a transmembrane protein binds and concentrate TGF beta molecule near the cell surface। जो हमारे यहाँ पे R3 होगा, ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा होगा उसको सेल सरफेस के पास लेके आएगा, ठीक है। दिस बाइंडिंग ऑफ द TGF बीटा टू द R3 फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ द R3 टू द R2 रिसेप्टर। जैसे हमारे यहाँ पे जो R3 था, R3 के साथ हमारे यहाँ पे जो TGF बीटा है वो हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा। तो बाइंडिंग से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे R3 है ना, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा R2 के पास जाएगा, उसके साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। The R1 and R2 receptor are transmembrane dimeric protein having the serine threonine kinase on their cytosolic domain। जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर फर्स्ट और रिसेप्टर सेकंड जो हमारे यहाँ पे होते हैं, वो हमारे क्या होंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन डाइमेरिक प्रोटीन होंगे। और उनके पास क्या होता है कि जो उनका यहाँ पे साइटोसोलिक डोमेन होगा, उसके पास यहाँ पे सेरिन थ्रेओनिन काइनेज एक्टिविटी होती है। देखो यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई। अब मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे होते हैं जो हमारे यहाँ पे R3 जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया R3 वाला, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, R3 हो गया। और इसके पास हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे लाइगेंड हो गया TGF बीटा, ये क्या हुआ यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। जैसे ही इसके साथ यहाँ पे बाइंड होगा, तो उसके बाद हमने क्या बताया था कि ये हमारे यहाँ पे R2 के पास जाएगा, उसको एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है। और उसको एक्टिवेट ये किस तरीके से कराता है, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे कि R2 हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे R2 हो गया, ये इसके साथ हमारे यहाँ पे इसके साइटोसोलिक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के पास इसके जो साइटोसोलिक डोमेन होगा उसके पास यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे यहाँ पे इसकी जो काइनेज एक्टिविटी यहाँ पे होगी वो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, सेरिन थ्रेओनिन काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। और इसके पास क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में हमारे यहाँ पे होते हैं R2 के, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, R2 हो गया। और जैसे यहाँ पे R3 के साथ यहाँ पे हमारा TGF बीटा बाइंड करेगा, तो ये यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा किसको, जो हमारे यहाँ पे R2 होगा ना, उसके पास भी यहाँ पे TGF बीटा को यहाँ पे लेके आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे TGF बीटा क्या हुआ, इसके साथ भी हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया। पहले किसके साथ हुआ, R3 के साथ हुआ, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे R2 के साथ हुआ। कुछ केसेस के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा TGF बीटा है ना, वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे R2 के साथ भी बाइंड हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे हमारा जो R3 है वो इसको यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा होगा वो हमारे यहाँ पे R2 के साथ बाइंड हो सकता है, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे R2 के साथ हमारे यहाँ पे TGF बीटा बाइंड होगा, अब इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे साइड बाय साइड हमारे यहाँ पे होगा जो हमारे यहाँ पे R1 होगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हो गया। और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप का हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी की हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हमारे यहाँ पे जो इसकी साइटोसोलिक फेस हो गया, वहाँ पे हमारी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे R2 है और जो हमारे यहाँ पे R1 है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे R1 हो गया। ये दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, डायमेरिक फॉर्म में हमारे यहाँ पे होंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन डायमेरिक प्रोटीन होंगे, जिनके पास क्या होती है यहाँ पे सेरिन थ्रेओनिन काइनेज एक्टिविटी यहाँ पे होगी। अब जो यहाँ पे हमारा R2 है, इसके पास तो यहाँ पे जो काइनेज एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेट होती है, ये तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी किस फॉर्म में होगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे R2 है और जो हमारे यहाँ पे R3 है, जो हमारे यहाँ पे R1 है, वे सारे के सारे हमारे यहाँ पे एक दूसरे के पास आएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारा R3 का अगर ये R2 के साथ TGF बीटा की अगर यहाँ पे बाइंडिंग को अगर यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे R3 भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे R3 है ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे R2 और जो हमारे यहाँ पे R1 है, वो हमारे यहाँ पे टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा R3 प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे R3 हो गया, R3 के साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे डोमेन हो गया। अब उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे R2 होगा वो भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे R2 हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे ये वाला हमारे यहाँ पे डोमेन हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड हो जाती है, पहले ही थे ये मतलब। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे R1 होगा वो भी इसके पास आ जाएगा। और जैसे ही हमारे यहाँ पे ये हमारा कब इसके पास आता है, जब यहाँ पे हमारा जो TGF बीटा होगा वो हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे ये जो हमारा R1 है वो इसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हुआ, ठीक, ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया था। और बाइंड होने के साथ साथ क्या हुआ था कि यहाँ पे जो इसकी ट्रांसमेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और जो यहाँ पे इसका साइटोसिलिक फेस जो यहाँ पे होगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारा कुछ ये वाले में यहाँ पे डोमेन जो देखने को मिल रहे थे,
अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके यहाँ पे साइटोसोलिक जो फेस होगा ना, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोराइलेट हमारे यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हो गया। जो हमारा R1 है वो तो हमारे यहाँ पे फॉस्फोरेट कब होगा, जब हमारे यहाँ पे TGF बीटा और जो हमारे यहाँ पे R2 है वो इसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। और जो हमारे यहाँ पे R2 होगा वो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी किस फॉर्म में होता है, हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, R2 has the constitutive kinase activity, इसके पास तो यहाँ पे ऑलरेडी काइनेज एक्टिविटी होती है। And binding of TGF beta to the R2 generate a new molecule surface at the TGF beta receptor 2 interface that dock to the R1। जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा है ना, वो जब हमारे यहाँ पे बाइंड होगा ना, तो वो इसको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट नहीं कर रहा, वो यहाँ पे सिर्फ इसको क्या कर रहा है कि इसका यहाँ पे अलग से यहाँ पे एक सरफेस जनरेट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे R1 होगा वो इसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया इसके साथ। अब क्या होगा, दिस बाइंडिंग इंड्यूस ए फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग टू कॉपी ऑफ ईच ऑफ R1 एंड R2 हेटेरो ओलिगोमराइजेशन। ठीक है, and R2 subunit then phosphorylates serine and threonine residue in the highly conserved sequence of the R1 subunit adjacent to the cytosolic phase of the plasma membrane, thereby activating the R1 kinase activity। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो R सबयूनिट है, R2 सबयूनिट, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, वो हमारे यहाँ पे R1 के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगी, तो वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, एन R2 सबयूनिट देन फॉस्फोराइलेट serine threonine residue in a highly conserved sequence of the R1 सबयूनिट। यह जो हमारे यहाँ पे R2 है उसने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही हमारे यहाँ पे R1 के साथ बाइंड हुआ, तो उसने यहाँ पे जो सेरिन या फिर जो हमारे यहाँ पे थ्रीनिन रेजिड्यू है, जो हमारे यहाँ पे R1 है, R1 के अंदर हमारे यहाँ पे जो सेरिन और थ्रीनिन रेजिड्यू है, उनको यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर दिया। और जैसे ही हमारे यहाँ पे R1 हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेट होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और R1 जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी जो काइनेज एक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। और अब यहाँ पे हमारा जो स्मैड होगा उसको ये यहाँ पे हमारा एक्टिवेट कर सकता है, उसको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट ये कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूरा पाथवे रहता है। जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिसेप्टर होंगे वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे खुद फॉस्फोराइलेट होकर हमारे यहाँ पे फर्दर जो हमारे यहाँ पे स्मैड्स होंगे उनको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे स्मैड किस तरीके से फॉस्फोराइलेट होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 टाइप ऑफ स्मैड प्रोटीन फंक्शन इन द TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे, R SMADs, receptor regulated SMADs, SMAD2 and 3, CoSMAD, SMAD4 and iSMAD inhibitory SMAD, SMAD7। जो हमारे यहाँ पे R SMAD 3 टाइप के हमारे यहाँ पे SMAD होते हैं। एक हमारे यहाँ पे होगा R SMAD जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिसेप्टर रेगुलेटेड SMAD। और इसके हमारे यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल होंगे, SMAD2 and 3। CoSMAD हमारे कौन से होते हैं, SMAD4 होंगे। और जो हमारा iSMAD होगा, iSMAD हमारे यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं, इनहिबिटरी SMAD के लिए। और ये हमारा कौन सा होता है, SMAD7। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि SMAD7 हमारा कौन से टाइप का हो गया, SMAD2 हमारा कौन से टाइप का है, और जो हमारे यहाँ पे SMAD4 है वो हमारे यहाँ पे कौन से टाइप का हो गया। And R SMAD, SMAD2 and SMAD3 contain 2 domain MH1 and MH2 separated by a flexible linker region. The N-terminal MH1 domain contain a DNA binding segment that and a domain called the nuclear localization signal NLS। देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारे यहाँ पे R SMAD है, जो हमारे यहाँ पे SMAD2 and SMAD3 हो गया, तो इसके पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जैसे कि ये वाला हमारे यहाँ पे डोमेन हो गया, और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक और हमारे यहाँ पे डोमेन होगा। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, NLS हो गया, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे सिग्नल होगा ना, ये क्या करेगा, इनको न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे R SMAD होते हैं उनके पास क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 2 डोमेन होंगे, एक हमारे यहाँ पे MH1 होता है और एक हमारे यहाँ पे MH2 होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, MH2 हमारे यहाँ पे हो जाता है, और ये हमारे क्या हो जाता है, यहाँ पे MH1 हमारे यहाँ पे है, और ये हमारे क्या होते हैं, एक लिंकर के थ्रू हमारे यहाँ पे अटैच हो गए। अब जो हमारे यहाँ पे MH1 है, MH1 के पास यहाँ पे क्या होता है, द एन टर्मिनल MH1 डोमेन कंटेन ए डीएनए बाइंडिंग सेगमेंट एंड ए डोमेन कॉल्ड द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। इसी ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, MH1 होगा, और इसी के पास हमारा क्या होगा, इस डोमेन के पास हमारे यहाँ पे NLS डोमेन होता है। When R SMAD are in their non-phosphorylated state inactive, the NLS is masked so that it cannot bind to an importin। देखो जब तक हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये नहीं था, ठीक है, ये हमारा अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में था। ठीक है, तो उस टाइम तक तो क्या था कि जो इसकी यहाँ पे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन जो सिग्नल था वो हमारा क्या था, यहाँ पे मास्क था, वो हमारे यहाँ पे अभी तक यहाँ पे मास्क अंदर की तरफ यहाँ पे है। और अगर ये अंदर की तरफ होता है तो ये हमारे यहाँ पे होता है इम्पोर्टिन प्रोटीन। इंपोर्टेंट नहीं है, ये हमारा क्या है, इम्पोर्टिन है। इम्पोर्टिन हमारा क्या करता है, इम्पोर्टिन हमारा यहाँ पे जो एनएलएस होगा ना, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एनएलएस हो गया, इम्पोर्टिन क्या करेगा, ये हमारा इसके साथ यहाँ पे बाइंड होता है, और बाइंड करके क्या करेगा, इसको न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करवा देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करवाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जब तक ये हमारा अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है, नॉन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टिन है ना, वो एनएलएस तो हमारा क्या था, अंदर की तरफ है, तो इसकी वजह से ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता।
और अगर ये इसके साथ बाइंड ही नहीं होगा तो ये इसको यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री नहीं करवा पाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कब है, ये जब हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेटेड या फिर हमारा नॉन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है। अब क्या होगा, इन दिस स्टेट MH1 MH2 domain are associated so that they cannot bind to DNA और एक कोसमेट। ये हमारा जो MH1 और जो MH2 है वो हमारे यहाँ पे किस फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे एसोसिएटेड होगी। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, हमने अभी पीछे आपको बताया कि हमारे यहाँ पे जो R1 होता है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट जब हमारे यहाँ पे हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे यहाँ पे जो स्मैट होगा उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा और एक तरीके से उसको एक्टिवेट कर देता है। तो अभी उसी को यहाँ पे हम कंटिन्यू करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे R1 था, activated TGF-beta R1 receptor phosphorylate the 2 serine residue near the C terminus of the R-SMAT which cause the separation of the two domain। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे MH2 है इसकी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। और फॉस्फोराइलेशन को यहाँ पे कौन करवाएगा, जो हमारे यहाँ पे R1 था, ये हमारे क्या करेंगे, R1 के पास जाएंगे, R1 इनको क्या करेगा, इनको यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर देगा। जैसे इसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये जो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों जो डोमेन है MH1 और MH2 वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट यहाँ पे हो गए। ठीक है, एक मिनट, ये हम यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, MH2 हमारे यहाँ पे हो गया और ये हमारा किस फॉर्म में है, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे MH1 और MH2 है, जिसके पास MH1 के पास हमारे यहाँ पे NLS सिग्नल्स है, तो वो हमारे क्या हो गए, एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट हो गए। और सेपरेट होते ही अब यहाँ पे हमारा जो इंपोर्टेंट होगा, ये हमारा एनएलएस से जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट है वो इसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा और बाइंड होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये हमारे यहाँ पे अब इसको न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री करवा पाएगा। Activated TGF-beta R1 receptor phosphorylated the 2 serine residue near the C terminus of the R cement, which cause the separation of the two domain. This domain separation expose the NLS and permit the binding of an important, which catalyze the entrance of the SMAT into the nucleus। और उसको क्या करवाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एंट्री करवा देता है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे SMAT2 और SMAT3 थे, जो हमारे यहाँ पे SMAT2 और SMAT3 थे। अब इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा जो कोसमैट है, कोसमैट हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, जो हमारे यहाँ पे SMAT4 होगा। तो जो हमारे यहाँ पे SMAT4 होता है ना, वो क्या करेगा, इनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा और इनके साथ ही वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर भी एंट्री करेगा। ये तो हमारे यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, लेकिन स्मैट क्या करेगा, कोसमैट हमारे यहाँ पे इनके साथ बाइंड हो जाएगा और वो भी यहाँ पे खुद इसके अंदर यहाँ पे एंट्री कर लेगा। ठीक है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे करता है उसको हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 phosphorylated serine in each SMAT3 bind to the phosphoserine binding site in the MH2 domain of a SMAT3 और a SMAT4। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे SMAT3 था उस वो जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड हो चुका है, जो उसकी सेरिन रेजिड्यू है वो हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ पे जो SMAT3 और जो SMAT4 होगा उसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। देखो किस तरीके से यहाँ पे हमारा बाइंड होता है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एनएलएस हमारे यहाँ पे सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एनएलएस हो गया। अब एनएलएस उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे था MH2 और ये हमारा क्या हो गया था, यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हमारे यहाँ पे हो चुका था। इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा इंपोर्टेंट यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्टेंट के बाइंड होने से पहले यहाँ पे हमारे क्या होंगे कि यहाँ पे हमारे 2 स्मैट, ये हमारे यहाँ पे SMAT2 3 ये हो गया, एक और हमारे यहाँ पे SMAT2 और 3 हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक और हमारा इसी तरीके से आएगा और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे आएगा कोसमैट यानी कि SMAT4 हमारे यहाँ पे आएगा। तो 3 हमारे यहाँ पे अलग अलग स्मैट हो चुके हैं, एक ये हमारा, एक ये बड़ा हो गया, एक हमारे यहाँ पे ये बड़ा हो गया। उसके साथ साथ एक और हमारे यहाँ पे क्या आता है, इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे आएगा, एक हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इम्पोर्टेंट भी हमारे यहाँ पे आ जाता है। ये सब मिलके यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। और किस तरीके से हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारे यहाँ पे स्मैट हो गया, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे सेकंड वाला हो गया और ये हमारे यहाँ पे थर्ड वाला हो गया। ठीक है, ये हम यहाँ पे डोमेन्स की बात करें MH2 वाले की। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे SMAT2 3 हो गया, तो ये हमारा किस फॉर्म में था, फॉस्फोरेटेड हमारे यहाँ पे फॉर्म में हो गया। और इस फॉस्फोरेशन के थ्रू क्या हुआ कि ये हमारा दूसरे वाले के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे हो जाता है SMAT2 and 3। सिमिलर ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, SMAT2 and 3 है। ठीक है, ये वाला भी है, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में था, ये हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड था ना, ये भी हमारे यहाँ पे दूसरा भी जो हमारे यहाँ पे होगा वो भी हमारे यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे SMAT4 होता है ना, ये हमारा फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये वाला जो हमारे यहाँ पे है ना, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारे यहाँ पे जाता है SMAT4, ये हमारे यहाँ पे अनफॉस्फोरेटेड स्टेट में होगा।
तो ये जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोरेटेड है ना, ये जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेट है, ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है, इस वाले का। और ये जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेट है, ये हमारा किसका हो गया, इस वाले का हो गया। अब इनके साथ हमारे यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे हमारा जो SMAD2 और SMAD3 था, उनके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे NLS सीक्वेंस होता था, यानी कि इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे NLS हो गया, इसके साथ भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे NLS हो गया, ठीक है, ये हमारा इसके साथ यहाँ पे बाइंड ही है, ठीक है, ये हमारा इसके साथ ही यहाँ पे अटैच ही है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे से दूर हो गया, ये इसके साथ हमारे यहाँ पे अटैच ही है। और जो हमारे यहाँ पे SMAD4 होगा ना, इसके पास भी यहाँ पे हमारा एक डोमेन होता है MH2, ठीक है, ये MH1 होगा, सॉरी, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, MH1 वाला यहाँ पे हमारा डोमेन हो जाता है। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे SMAD4 यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा SMAD4 हो गया, ये हमारे यहाँ पे SMAD2 3, ये भी हमारे यहाँ पे SMAD2 3। अब जो यहाँ पे हमारे एनएलएस सीक्वेंस होते हैं ना, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टिन है, जो हम यहाँ पे इम्पोर्टिन की जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारे क्या करेगा, इन एनएलएस सीक्वेंस के साथ हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे अटैच हुआ, इसके साथ भी यहाँ पे अटैच हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टिन यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हमारा होता है यहाँ पे इम्पोर्टिन, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो हमारे यहाँ पे SMAD4 था ना, उसके साथ हमारे यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बाउंड नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फॉस्फोरेटेड स्टेट में है ही नहीं, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। और यही हमने यहाँ पे आपको अभी बताया है, दिस बाइंडिंग फॉर्म इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द फॉस्फोरेटेड SMAD2 और SMAD3 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कोSMAD। यहाँ पे हमारे दो तो क्या हो जाएंगे, जो हमारे यहाँ पे SMAD2 या फिर SMAD3 होगा, और उनके साथ हमारे यहाँ पे एक कोSMAD यानी कि SMAD4 भी होगा। द बाउंड इम्पोर्टेंट दैट मेडिएट द ट्रांसलोकेशन ऑफ द हेटेरोमेरिक आर SMAD कोSMAD कॉम्प्लेक्स इनटू द न्यूक्लियस। जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, वो एनएलएस सीक्वेंस के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा और उसको न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एंट्री करवा देगा। आफ्टर रीचिंग द न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट डिसोसिएट एंड द SMAD3 SMAD4 और SMAD2 और SMAD4। देखो हम यहाँ पे जो SMAD3 और SMAD4, जो यहाँ पे SMAD2 SMAD3 हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, इसमें का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा SMAD2 भी हो सकता है और यहाँ पे हमारा SMAD3 भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बताया है कि जो हमारे यहाँ पे जैसे ही हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट है, वो हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे SMAD3 या फिर SMAD4 का जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा SMAD3 है, तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, SMAD3 SMAD3 SMAD4। और यहाँ पे अगर हमारा SMAD2 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, SMAD2 एंड SMAD4 कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक टारगेट जीन। जैसे ही हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा, इंटीग्री जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट है, वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और इसके रिलीज होने की क्या, इसकी रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे SMAD जो होंगे, वो जो भी यहाँ पे काम करने आए हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को जो रेगुलेट करने आए हैं, वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यहाँ पे रेगुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जो इसके जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, जो इनका यहाँ पे मकसद है। क्लियर है। आर SMAD are further modified by the phosphorylation of their linker domain, acetylation of their MH1 domain, monoubiquitization of their MH2 domain, and dephosphorylation of the C-terminus serine by nuclear phosphatase। जो हमारे यहाँ पे आर SMAD होगा, उसकी यहाँ पे फर्दर हमारी और भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन होनी रहती है, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा MH1 डोमेन का एसिटाइलेशन होगा, जो हमारे यहाँ पे MH2 डोमेन है उसकी हमारे यहाँ पे मोनोयूबिक्विटाइजेशन होगी, और जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनल सीरीन होगा, उसकी हमारे यहाँ पे डिफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। This modification result in the regulation of the transcription activity and dissociate the R-SMAD co-SMAD complex and export the SMAD from nucleus via export। और जैसे ही हमारे यहाँ पे डिसोसिएट होंगे, जो हमारे यहाँ पे R-SMAD है, जो इसके अंदर यहाँ पे हमारे डिफरेंट मॉडिफिकेशन होगी, तो अगर इनको यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन के बाद अगर यहाँ पे इनको कोई यहाँ पे रेगुलेशन करना है, कोई यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी यहाँ पे अगर शो करनी है, तो वो वहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे R-SMAD, जो हमारे यहाँ पे co-SMAD है, जो हमारे SMAD2 या फिर 3 या फिर उसके साथ जो हमारे यहाँ पे 4 है, वो सब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएंगे। और डिसोसिएट होने के बाद जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टिन जो हमारा मॉलिक्यूल होगा, जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टिन जो हमारा इंपोर्टिन था, वो तो इनको यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर लेके आया था। जो हमारा एक्सपोर्टिन होगा, वो इनके साथ यहाँ पे बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद वो क्या करेगा, इनको यहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंप्लीट साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंप्लीट पाथवे को अगर हम यहाँ पे एक बार बढ़ा के चलते हैं, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे इनिशियली क्या हुआ था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन थी, ठीक है। मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे हमारा क्या होता था, ये हमारे यहाँ पे R3 हमारे यहाँ पे हो गया था, R3 रिसेप्टर। इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा जो TGF बीटा था, वो हमारे यहाँ पे बाइंड हुआ था। बाइंड होने के बाद इसने क्या किया था कि जो हमारे यहाँ पे R2 होते थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे R2 हो गया था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे R2 हो गया, R2 के साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। और ये हमारा जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे फॉस्फोरेटेड तो होता ही है,
लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे R3 होगा वो क्या करेगा, ये इसके यहाँ पे जो TGF बीटा होगा इसकी यहाँ पे बाइंडिंग को फैसिलिटेट कर देगा। क्लियर है। अब उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे TGF बीटा इसके साथ यहाँ पे बाइंड होगा, जो हमारे यहाँ पे R1 होगा, एक हमारे यहाँ पे क्या होता है R1 भी हमारे यहाँ पे होता था ना, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे R1 हो गया, ठीक है, और इनके ये हमारे यहाँ पे डोमेन हो गया, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये इनकी यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये सब हमारे यहाँ पे जो R2 और जो हमारे यहाँ पे R1 है वो एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होंगे। बाइंड किस तरीके से होंगे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे R2 हो गया, ठीक है, और इनके साथ हमारे यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी थी जो कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये तो हमारे यहाँ पे होती थी, लेकिन जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा जब इसके साथ यहाँ पे बाइंड होगा तो यहाँ पे क्या होता था कि एक यहाँ पे सरफेस हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाता था, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे R1 जो हमारे यहाँ पे होते थे वो इसके साथ अब यहाँ पे बाइंड हो गई है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद क्या होगा कि जो इनकी यहाँ पे साइटोसोलिक जो डोमेन होता है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉस्फोरेट हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, जैसे कि इनकी यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हो गई, और इनकी फॉस्फोरिलेशन से अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे स्मैट होंगे वो भी यहाँ पे हमारे फर्दर हमारे यहाँ पे फॉस्फोरेट हो जाएंगे, यानी कि एक्टिव हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ पे क्या था, R1 होता था, ये हमारे यहाँ पे क्या होता था, R2 हमारे यहाँ पे होता था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे SMAD2 और SMAD3 होते थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे SMAD हो गया, ये हमारे यहाँ पे लिंकर होता था, ठीक है, ये हमारे क्या होता था यहाँ पे NLS होता था, ये हमारे यहाँ पे MH2 होता था, ये हमारे यहाँ पे लिंकर हो गया। ये हमारा कौन सा है, SMAD, जो हमारे यहाँ पे SMAD2 और 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक ये इसके साथ यहाँ पे बाइंडिंग थे, दोनों हमारे यहाँ पे डोमेन एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाइंड थे, तो जो हमारे यहाँ पे एनएलएस था वो हमारे यहाँ पे मास था, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट था वो इसके साथ यहाँ पे हमारा बाइंड नहीं हो सकता था। अब उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे इसके पास जाएगा, इसके पास जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे MH2 है, ये हमारे यहाँ पे MH2 है, इसके यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो गई, और ये हमारे यहाँ पे जो एनएलएस है वो इससे यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे दो, जो हमारे यहाँ पे SMAD2 और SMAD3 है, ये हमारे यहाँ पे SMAD2 और SMAD3 हो गया, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे कोसमैड, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे स्मैड कोसमैड हो गया, यानी कि जो हमारे यहाँ पे SMAD4 था, ठीक है। अब दो तो हमारे यहाँ पे SMAD2 या फिर SMAD3, और एक हमारे यहाँ पे कोसमैड, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता था, वे सब हमारे यहाँ पे आएंगे, और ये सब हमारे यहाँ पे बाइंड करके क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन करते थे, और वो कॉम्प्लेक्स हमारा कुछ इस टाइप का होता था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये हमारे यहाँ पे सेकंड हो गया, ये हमारे यहाँ पे थर्ड हो गया, इसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ये वाली हो गई, इसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ये वाली हो गई, ये हमारे यहाँ पे SMAD4 है तो इसके साथ हमारे यहाँ पे डोमेन हो गया, ठीक है, ये हमारा कौन सा यहाँ पे SMAD4 हो गया, इसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन थी, इसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन थी, तो इसके पास यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे NLS हो गया, ठीक है, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्टेंट हमारे यहाँ पे होगा। सिमिलर इसके साथ भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, NLS यहाँ पे हमारा होगा, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता था कि जैसे ही हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होते थे तो इसके साथ हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाता था, ये हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट हो गया, और ये जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट है वो अब यहाँ पे क्या करवाएगा, इसको यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करवाएगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसने क्या करवाया, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एंट्री करवाई, न्यूक्लियस के अंदर जैसे इसकी यहाँ पे एंट्री होगी तो जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट होगा वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट था वो तो हमारे यहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक है, और इसको यहाँ पे रिलीज हमारा करवाता कौन है, जो हमारे यहाँ पे रैन जीटीपी है, ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट होगा उसको यहाँ पे डिसोसिएट कर देगा, इसको डिसोसिएट करने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे हेटेरोट्राइमेरिक जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर थी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे फ्री हो गई, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट, ये हमारे यहाँ पे सेकंड, ये हमारे यहाँ पे थर्ड हो गया, ठीक है, तो इनके पास यहाँ पे क्या था, ये हमारे यहाँ पे एक डोमेन था, ये हमारे यहाँ पे सेकंड वाला एनएलएस था, और ये हमारे यहाँ पे थर्ड वाला एनएलएस होता था, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ये हमारे यहाँ पे जैसे कि इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, ये यहाँ पे इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जैसे ही हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो होगा, ये हमारे यहाँ पे इंपोर्टेंट जो इससे यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है, तो इसलिए हमारा कहाँ पे जाएगा, जो हमारे यहाँ पे डीएनए होगा, जो हमारे यहाँ पे एनएलएस है, जो हमारा क्या करेगा, डीएनए के साथ यहाँ पे बाइंड होगा, तो वो यहाँ पे किस तरीके से क्या होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हमारे यहाँ पे फैक्टर में देखने को मिलेगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये जो हमारे यहाँ पे डोमेन होता है ना, एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे हो गया डीएनए हो गया, इसके साथ हमारा ये वाला डोमेन हो गया फर्स्ट, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड वाला ये वाला हमारे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, देन उसके बाद एक और हमारे यहाँ पे डोमेन होगा ये वाला, ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे ये सीक्वेंस, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और हमारे यहाँ पे होता है PAI1, ठीक है, और इसके साथ हमारे यहाँ पे DDNA हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे SMAD2 और 3 था,
इसका जो फर्स्ट यहाँ पे होगा ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो गया। एक और जो हमारे यहाँ पे एनएलएस होगा ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ पे सेकंड वाला जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस होगा इसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे SMAD4 है इसका भी जो हमारे यहाँ पे जो हमारा MH1 होगा वो इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। और ये सब हमारे यहाँ पे बाइंड करके क्या करेंगे, इनकी एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे को एक्टिवेटर भी होगा जो यहाँ पे कौन सा होता है, TEF3 होगा। ये TEF यहाँ पे हमारा क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला बाइंड तो है ही, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे सेकंड वाला बाइंड, और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ पे क्या है, TEF3 है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, TEF3 हो गया। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे कोसमेड इन सबके थ्रू, ये हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ वाला पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था, इनके थ्रू हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे जो PAI है इसकी एक्टिविटी को यहाँ पे को एक्टिवेट करता है, को एक्टिवेट। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो गया था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हो जाता है SMAD2 and 3। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा हो गया, SMAD2 and 3 हो गया। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो गया, SMAD4 हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये हम सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे जो फॉस्फेट है ना, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फॉस्फेट इस तरफ हो गया, और ये हमारे यहाँ पे फॉस्फेट इस तरफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे SMAD4 हो गया, ये हमारे यहाँ पे SMAD2 and 3, ये भी हमारे यहाँ पे SMAD2 and 3। तो जो हमारे यहाँ पे SMAD4 होगा ना, वो क्या करेगा, को एक्टिवेटर की तरह यहाँ पे, ये जो हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा ये हमारे यहाँ पे को एक्टिवेटर की तरह यहाँ पे काम करेगा। और जो हमारे यहाँ पे PI1 जो हमारे यहाँ पे जीन है इसकी एक्टिविटी को यहाँ पे क्या करता है, रेगुलेट यहाँ पे करेंगे। तो ये सब हमारे यहाँ पे रेगुलेट करके चलते हैं। अब उसके साथ साथ हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमारा एक फॉस्फेटेज भी होता है, और जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेटेज होगा ना, वो हमारे यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारे यहाँ पे SMAD2 and 3 जो कि हमारे यहाँ पे फॉस्फोरेटेड स्टेट में है, उनको यहाँ पे क्या कर देगा, इनको यहाँ पे अनफॉस्फोरेटेड स्टेट में करेगा, नॉन फॉस्फोरेटेड स्टेट में। इसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है ये हमारा एक दूसरे से यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होने के बाद ये हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टिन के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे SMAD पाथवे यहाँ पे चलता है। आई थिंक ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करके चलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे TGF बीटा की पूरी यहाँ पे सुपर फैमिली हमारे यहाँ पे होती है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे हार्मोन या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे लिगेंड आते हैं। तो उसी के अंदर हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे लिगेंड है ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, और अलग अलग SMAD को भी यहाँ पे क्या करते हैं, वो रेगुलेट करेंगे, उनका अलग अलग यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा। देखो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, अभी तक हमने जो यहाँ पे स्टडी किया था ना, वो हमने TGF बीटा के लिए किया था, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो R SMAD होते थे वे हमारे कौन कौन से होते थे, जो हमारे यहाँ पे SMAD2 and 3 होता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे BMP के लिए। BMP प्रोटीन विच ऑल्सो बिलोंग्स टू TGF बीटा फैमिली bind to and activate a different set of the receptor similar to the TGF beta R1 and R2 प्रोटीन बट फॉस्फोरेटेड अदर R SMAD। ये हमारे कौन कौन से यहाँ पे, इनके अंदर जो हमारे यहाँ पे BMP प्रोटीन होता है ना, जब ये हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे R SMAD होंगे वे कौन कौन से होंगे, जो हमारे यहाँ पे R1 सॉरी SMAD1 SMAD5 और SMAD8 हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। इनमें से कोई भी हमारे यहाँ पे 2 SMAD हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा होता था उसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन से होते थे, जो हमारे यहाँ पे SMAD2 and 3 होगा। जो हमारे यहाँ पे BMP होंगे उनके अंदर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा है उसके लिए हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, SMAD2 and 3 होगा। और जो हमारे यहाँ पे BMP होगा उसके लिए हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, जो हमारे यहाँ पे SMAD1 और 5 हो सकते हैं। जो हमारा कोसमेट होगा वो तो यहाँ पे दोनों में सेम ही होगा, SMAD4, यहाँ पे भी हमारा SMAD4। ठीक है, TGF beta BMP protein which also belong to the TGF beta family bind to and activate a different set of the receptors similar to the TGF beta R1 and R2 protein but phosphorylate other R SMAD SMAD1 5 or 8. Two of these phosphorylated SMAD then form a trimeric complex with the co-SMAD SMAD4 and this SMAD complex activate the different transcription response than those induced by the TGF beta receptor. ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे उनको यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा उसको यहाँ पे जनरेट करवाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो TGF बीटा उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटीन भी होते हैं, जो हमारे यहाँ पे नोडल प्रोटीन भी होगा। ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल याद रख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटीन नोडल और जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे R SMAD होंगे वे कौन कौन से होंगे, SMAD2 और 3। और जो हमारे यहाँ पे BMP होता है उसके लिए जो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे R SMAD होंगे वो हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, SMAD1 और 5 या फिर 8। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस पाथवे को देख सकते हो, TGF बीटा सुपर फैमिली है, वो हमारे यहाँ पे हमने बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे R3 जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकता है, वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। अगर ये प्रेजेंट होगा तो भी इसका क्या काम होता है, सिर्फ यहाँ पे जो TGF बीटा है उसको यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा R2 के साथ बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली वो जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर 2 है उसके साथ भी बाइंड कर सकता है। वो क्या करेगा,
जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर 1 होगा उसको एक्टिवेट करेगा, वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे स्मैड होंगे उनको फॉस्फोराइलेट करके उनको एक्टिवेट करेगा, जिससे हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे स्मैड की डाइमराइजेशन फॉर्म होगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है? देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे स्मैड पाथवे है वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को हमारे यहाँ पे जनरेट हो रहा था और कौन कौन से हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज होते हैं। Nearly all mammalian cells secrete at least one isoform of the TGF-beta. However, the cellular response induced by the TGF-beta vary among cell types. In epithelial cells and fibroblasts, TGF-beta induce the expression of the extracellular matrix protein, fibronectins, and collagen, and the expression of the protein that inhibit the serine protease. ये हमारे यहाँ पे जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे TGF-beta होगा वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन और जो कोलेजन होते हैं उनके एक्सप्रेशन को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, इंड्यूस करेगा। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन किसकी करवाएगा, जो उन प्रोटीन की हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन करवाएगा जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेगा, सेरिन प्रोटीज की एक्टिविटी को हमारे यहाँ पे इनहिबिट करते हैं। ठीक है, दिस इनहिबिशन स्टेबलाइज द मैट्रिक्स अलाउइंग टू फॉर्म द स्टेबल टिश्यू। द प्रोटीज इनहिबिटरी प्रोटीन इंक्लूड द प्लाज्मिजन एक्टिवेटर इनहिबिटर PAI1, जैसे हमने यहाँ पे पीछे बताया था ना, इसके अंदर यहाँ पे हमारा PAI1 होता था ना, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मिजन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर हमारे यहाँ पे होगा। ठीक है, एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मिजन एक्टिवेटर इनहिबिटर यहाँ पे हमारा होगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द PAI1 gene require the formation of a complex of the transcription factor TEF3 with the R-SMAD or co-SMAD, SMAD3 or 4 complex and binding of all these protein to the specific sequence within the regulatory region of the PAI1। हमने यहाँ पे पीछे आपको बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा SMAD3 और SMAD4 के साथ, जो हमारे यहाँ पे को एक्टिवेटर यानी कि हमारे यहाँ पे जो TEF3 जो हमारे यहाँ पे होता है, वे सब हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे और वो हमारे यहाँ पे क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे PAI1 होगा उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, this R-SMAD co-SMAD complex with other transcription factor promote the expression of the gene encoding other protein such as P15INK4B, which arrest the cell cycle at the G1 stage and thus block the cell proliferation। अब देखो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो हमारे आगे की स्लाइड होगी ना वो हमारे इसी के रिगार्डिंग रहेगी। तो यहाँ पे देखो हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है कि जो हमारे यहाँ पे R-SMAD और जो हमारे यहाँ पे co-SMAD का जो एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो हमारा क्या करता है, वो दूसरे यहाँ पे हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गए उनके साथ मिलके यहाँ पे हमारा क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसको, एक्सप्रेशन की, किस जीन की एक्सप्रेशन की, विच इनकोडिंग द अदर प्रोटीन सच एज द P15INK4B। जो हमारे यहाँ पे R-SMAD और जो हमारे यहाँ पे co-SMAD का कॉम्प्लेक्स है वो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यहाँ पे एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर रहा है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जैसे कि P15 और INK4B हो गया। और ये जो हमारे यहाँ पे जिनको एक्टिवेट कर रहा है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, वो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल को G1 स्टेज के अंदर हमारे यहाँ पे अरेस्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ पे R-SMAD co-SMAD है वो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल को यहाँ पे G1 स्टेज के अंदर हमारे यहाँ पे अरेस्ट कर रहा है और इस तरीके से वो क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल जो हमारे यहाँ पे साइकिल चलता है उसको यहाँ पे ब्लॉक करके चल रहा है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे R-SMAD और co-SMAD है वो यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरफ। क्लियर है? एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल है वो हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे हम बेस बना के आगे का हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे स्लाइड रहती है उसको यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एनी लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द TGF-beta सिग्नलिंग कैन लीड टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मैनी कैंसर। देखो हमें हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे TGF-beta जो हमारे यहाँ पे होगा, TGF-beta जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे R-SMAD और जो हमारे यहाँ पे co-SMAD होते थे उनके थ्रू ये क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल होता था उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देते थे कई बार। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे ये ही नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा जो R-SMAD co-SMAD है ये भी हमारे यहाँ पे नहीं होंगे, ये हमारे एक्टिवेट नहीं होंगे। और ये अगर हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होंगे तो यहाँ पे हमारा जो सेल साइकिल जो हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो रहा था वो भी हमारे यहाँ पे ब्लॉक नहीं हो पाएगा। और अगर ये हमारे यहाँ पे सेल साइकिल ब्लॉक नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा सेल साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे सेल साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ट्यूमर या फिर हमारे यहाँ पे कैंसर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? Many human tumor contain inactivating mutation in either TGF-beta receptor or SMAD protein and thus are resistant to the growth inhibition by the TGF-beta। अगर हमारे यहाँ पे TGF-beta रिसेप्टर और जो हमारे यहाँ पे SMAD प्रोटीन अगर उनके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी म्यूटेशन होती है, इसके अंदर हमारी कोई म्यूटेशन हो, इसके अंदर हमारी कोई भी म्यूटेशन हो, तो यहाँ पे हमारा जो सेल साइकिल होगा वो हमारे यहाँ पे ब्लॉक नहीं हो पाएगा। जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिशन होनी चाहिए थी TGF-beta के थ्रू वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी। जो हमारा ये वाला जो हमारे यहाँ पे लिगेंड है, अगर रिसेप्टर के अंदर हमारे यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है या फिर SMAD के अंदर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो अगर ये हमारे यहाँ पे बाइंड भी हो जाएगा ना तो भी हमारे यहाँ पे जो सेल साइकिल ब्लॉक होना चाहिए था वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंट टू द ग्रोथ इनहिबिशन बाय द TGF-beta।
जिससे कि क्या हो जाएंगे, वो हमारे यहाँ पे टीजीएफ बीटा के लिए हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ इनहिबिशन होना चाहिए था उसके लिए हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, उनके ऊपर उनके कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई फर्क उनको यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इन मोस्ट ह्यूमन पैनक्रियाटिक कैंसर ए डिलीशन इन द जीन इनकोडिंग SMAD4 इज फाउंड। जो हमारे यहाँ पे ह्यूमन पैनक्रियाटिक कैंसर जो हमारे यहाँ पे होते हैं उनके अंदर हमारे यहाँ पे जो SMAD4 होता है ना, उनके अंदर यहाँ पे हमें एक डिलीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एंड ड्यू टू दिस इट कैन नॉट इंड्यूस द सेल साइकिल इनहिबिटर इन रिस्पॉन्स टू TGF बीटा, ठीक है। Retinoblastoma, colon and gastric cancer, hepatoma and some T and B malignancies are also unresponsive to the TGF beta growth inhibition. Similarly, mutation in the SMAD2 also commonly occur in the several type of the human tumors. ठीक है, अगर इनके अंदर हमारे यहाँ पे कहीं पे भी म्यूटेशन होगी तो यहाँ पे हमारा सेल साइकिल ब्लॉक नहीं होगा, और अगर सेल साइकिल हमारे यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, कैंसर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे हमने बताया था ना कि लास्ट जो हमारे यहाँ पे लाइन थी वो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो हमारा TGF बीटा है ना वो हमारा क्या कर रहा है, अल्टीमेटली सेल साइकिल को हमारे यहाँ पे ब्लॉक करके चल रहा है। अब यहाँ पे तो ये तो हमारा हो जाता है जो हमारे यहाँ पे स्मैट पाथवे हो गया वो हमारा कैंसर को किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे हमने GPCR के अंदर डिसेंसिटाइजेशन का टॉपिक हमने किया था, तो सिमिलर उसी तरीके से कि जो हमारे यहाँ पे स्मैट पाथवे है वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे हमारा डिसेंसिटाइज होगा या फिर हम कुछ तरीके से उसको यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे अगर कंटिन्यू करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, टू साइटोसोलिक प्रोटीन SNO-N and SKI are found are induced by the TGF beta signaling in virtually all body cells and down modulate the TGF beta SMAD signaling pathway। जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग हो रही है तो उससे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक प्रोटीन है SNO-N and SKI, ये भी हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे इंड्यूस हो रहे हैं, और ये जो हमारे यहाँ पे SNO-N और जो हमारे यहाँ पे SKI है वो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा SMAD सिग्नलिंग पाथवे है उसको हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन रेगुलेट करेंगे। देखो TGF बीटा सिग्नलिंग ने क्या किया, SNO-N और SKI को यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस किया, और यही हमारे क्या कर रहे हैं, इसी पाथवे को हमारे यहाँ पे ब्लॉक भी कर रहे हैं, यानी कि डाउन रेगुलेट उसको यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। These are also called cancer causing oncoproteins because their expression is elevated in many cancers including melanomas and certain breast cancer because growth inhibitory protein normally induced by the TGF beta are not produced। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि अगर हमारे यहाँ पे जो हम यहाँ पे बात करें ना SNO-N और SKI की, ठीक है, तो अगर ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर प्रेजेंट होंगे, ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ऑन्कोप्रोटीन्स हमारे यहाँ पे होंगे। ऑन्कोप्रोटीन का मतलब क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसर को यहाँ पे कोज करेंगे। देखो ये जो हमारे यहाँ पे SNO-N जो हमारे यहाँ पे SKI है, ठीक है, ये हमारे क्या करेंगे, अगर ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होंगे तो ये हमारे TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे को हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन रेगुलेट या फिर इसको ब्लॉक करेंगे, और अगर यही हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा तो उससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे कैंसर होगा। तो ऑन्कोजीन्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, जो हमारे ऑन्कोजीन्स होते हैं ना या फिर ऑन्कोप्रोटीन जो हमारे यहाँ पे होंगे, वे हमारे क्या होंगे कि जब ये हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे तो वहां से हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा कैंसर कोज हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है SNO और जो हमारे यहाँ पे SKI है ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होंगे तो TGF बीटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन रेगुलेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैंसर यहाँ पे कोज हो जाएगा। और इसीलिए इनको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैंसर कोजिंग ऑन्कोप्रोटीन यहाँ पे इनको बोलते हैं, बिकॉज देयर एक्सप्रेशन इज एलिवेटेड इन द मेंस कैंसर, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट कैंसर होते हैं उनके अंदर इनकी एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे क्या होती है, एलिवेटेड हमारे यहाँ पे होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग मेलानोमा, सर्टेन ब्रेस्ट कैंसर एंड बिकॉज growth inhibitory protein normally induced by the TGF beta are not produced or expressed in cultured primary fibroblasts, GI and SNO-N can cause the abnormal cell proliferation। अगर हमारे यहाँ पे इनकी और एक्सप्रेशन होगी तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ द SKI इन पैनक्रियाटिक कैंसर रिड्यूस द ट्यूमर ग्रोथ। और अगर ये हमारे यहाँ पे डाउन रेगुलेट अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे स्मैट पाथवे होगा वो हमारे यहाँ पे नॉर्मल चलेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे सेल साइकिल ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो ट्यूमर ग्रोथ होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दिस प्रोटीन बाइंड टू बोथ कोसमैट SMAD4 एंड फॉस्फोरेटेड R SMAD3 आफ्टर TGF बीटा स्टिमुलेशन। जो हमारे यहाँ पे स्काई और जो हमारे यहाँ पे SON और जो हमारे यहाँ पे होंगे ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे SMAD4 और जो हमारे यहाँ पे SMAD3 होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे कोसमैट और जो हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी स्टैंड्स होते हैं उनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। दे ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन बाय बाउंड SMAD complex partially by inducing deacetylation of the histone in the adjacent chromatin segment। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी ना कि यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स ये होता था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे DNA वगैरह था, यहाँ पे हमारा ये बड़ा सेगमेंट होता था, उसके बाद ये हमारा फिर से यहाँ पे सेगमेंट चलता था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ये बड़ा सेगमेंट, उसके बाद एक और हमारे यहाँ पे सेगमेंट, इनके बीच में हमारे यहाँ पे स्पेसर होता है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही होगा, ये हमारे यहाँ पे स्पेसर होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये DNA चलेगा, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे PAI हमारे यहाँ पे होता था, PAI1,
ठीक है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया था। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता था कि ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट हमारे यहाँ पे रेगुलेटर होता था, SMAD2 होता था, जिसके साथ हमारे यहाँ पे ये वाला हमारे यहाँ पे NLS बाउंड हो जाता था। उसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे होता था ये वाला, ठीक है, इसके साथ हमारा क्या हो गया था, ये वाला हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया था। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, ये हमारे यहाँ पे इसकी फॉस्फोराइलेशन थी। देन उसके बाद ये वाली यहाँ पे हमारी फॉस्फोराइलेशन हो गई थी। और यहाँ पे हमारा क्या होता था कि ये हमारे यहाँ पे जो पोस्टमेट था वो हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया था। ठीक है, और इसके लिए हमारे यहाँ पे ये वाला बाउंड हो गया। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती थी। यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, ये SMAD4 हो गया था। ये हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे क्या होते थे, SMAD2 या फिर SMAD3 हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे स्काई होगा वो हमारा क्या करेगा, इनके साथ हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा SMAD2 और 3 या फिर SMAD4 के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, स्काई के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया। जैसे कि इस तरीके से हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया। ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्काई हो गया। अब इसके साथ हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमारे यहाँ पे फैक्टर बाइंड होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे N4 होगा ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। N4 के साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक और हमारे यहाँ पे फैक्टर होता है, ये हमारा कौन सा होगा, MSyn3A, ये हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा HDAC हमारे यहाँ पे बाइंड होगा। और ये जो हमारे यहाँ पे HDAC होता है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा हिस्टोन एसिटाइलेशन करेगा। और ये हमारा क्या करेगा, पीआई की एक्टिविटी को यहाँ पे इनहिबिट यहाँ पे करेगा। ठीक है, ये हमारा किसके थ्रू करता है, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन के। ठीक है, ये फैक्टर हमारा क्या करेगा, ये जो हमारे यहाँ पे PI1 है ना, यहाँ पे हमारा हिस्टोन डीएसिटाइलेशन यहाँ पे कर देता है। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि इसकी एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी डीरेगुलेट यहाँ पे हो जाएगी, डाउन रेगुलेट हमारे यहाँ पे हो जाती है। उसके अलावा एक हमने यहाँ पे आर्समेट पढ़ा था, एक हमने यहाँ पे कोसमेट पढ़ा था, और उसके साथ हमने यहाँ पे एक आइसमेट भी पढ़ा था। ठीक है, SMAD7 जो हमारे यहाँ पे होता था वो भी हमारे यहाँ पे क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को यहाँ पे हमारा डाउन रेगुलेट करके चलता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने जो पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ पे SKI जो हमारे यहाँ पे होता था वो हमारे यहाँ पे क्या करते थे, ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन बाय द बाउंड SMAD complex partially by inducing the deacetylation of the histone in the adjacent chromatin segment. This makes the cell resistant to the growth inhibitory effect of the TGF beta. This is an example of the negative feedback in which the gene inducing by the TGF beta SONO-N inhibit the further signaling by the TGF beta. ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं TGF beta, जिसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है वही क्या कर रहा है, TGF beta की एक्टिविटी को यहाँ पे फिर से डाउन रेगुलेट यहाँ पे करके चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पे फीडबैक लूप या फिर जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक हमारे यहाँ पे हो जाता है, उसी का यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा आइसमेट होगा, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे SMAD7 होता है वो भी हमारा क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा जो हमारे यहाँ पे स्टिमुलेशन होता है उसको यहाँ पे हमारा डाउन रेगुलेट यहाँ पे करेगा। आइसमेट प्रोटीन आल्सो इंड्यूस्ड आफ्टर द TGF बीटा स्टिमुलेशन, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा स्टिमुलेशन होता है तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे SMAD7 होगा इसकी एक्टिविटी भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेट होगा। और ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा, TGF बीटा स्टिमुलेशन को यहाँ पे इनहिबिट हमारे यहाँ पे करके चलेगा। तो वो किस तरीके से यहाँ पे करता है, SMAD7 block the ability of the activated type 1 TGF beta receptor यानी कि R1 to phosphorylate the R-SMAD protein. SMAD7 may also target the TGF beta receptor for degradation. देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, R1 हमारा यहाँ पे होगा। R1 क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे SMAD होंगे SMAD2 और 3 उनको यहाँ पे हमारा फॉस्फोराइलेट यहाँ पे कर देते हैं। SMAD2 और 3 को यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करेगा। तो जो हमारे यहाँ पे आइसमेट जो हमारे यहाँ पे होगा, आइसमेट का मतलब जो हमारे यहाँ पे SMAD7 जो हमारे यहाँ पे होगा, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा R1 की जो यहाँ पे फॉस्फोरेटिक जो एक्टिविटी है ना, काइनेज एक्टिविटी है, उसको यहाँ पे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देगा। जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे SMAD होगा वो हमारे यहाँ पे फॉस्फोरेट नहीं हो पाएगा और ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे SMAD7 है वो हमारा क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा के रिसेप्टर भी होंगे ना उनको भी क्या करता है, यहाँ पे डिग्रेड कर देगा। So SMAD7 like SKI and SON participate in the negative feedback loop. तो एक तरीके से हमने यहाँ पे आप इनिशियली क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे SMAD7 है वो भी हमारे यहाँ पे कहाँ से इंड्यूस हो रहा था, जब हमारे यहाँ पे TGF बीटा की स्टिमुलेशन हुई थी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे SON, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे स्काई और जो हमारे यहाँ पे SMAD7 है, ये हमारे खुद कहाँ से बन रहे थे, जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा का स्टिमुलेशन हो रहा था। और बाद में क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे TGF बीटा है उसी को यहाँ पे क्या करें, उसी सिग्नलिंग पाथ को यहाँ पे हमारे ब्लॉक करके चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक नेगेटिव फीडबैक लूप हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। its induction inhibit the intracellular signal by the long term exposure of the stimulating hormone. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक अपने आप को यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लॉक यहाँ पे करके चल रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक लूप हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जो हमारे यहाँ पे SMAD पाथवे था। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे SMAD सिग्नलिंग पाथवे था, जिसके अंदर यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे
फैक्टर जो हमारे यहाँ पे होते थे, जो हमारा स्मैट 2, स्मैट 3, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे स्मैट 1, 5, 8, उसके अलावा यहाँ पे हमारे कोस्मैट और आई स्मैट यहाँ पे हमने पढ़े। और उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे स्मैट पाथवे होता है वो हमारे यहाँ पे कैंसर है तो यहाँ पे हमारा रेगुलेट करके चलता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन बुक्स के थ्रू यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की जो हमारे यहाँ पे बुक रहती है लोडिस की, उसके अलावा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल जो यहाँ पे अल्बर्ट्स की जो यहाँ पे बुक है, और उसके अलावा जो डेवलपमेंट बायो की जो यहाँ पे बुक है बेरेसी एंड गिलबर्ट्स की, आप उससे भी यहाँ पे इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR, नेट JRF, DBT, बेट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी रिलेटेड